हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट येट फिलोसफिकली डिबेटेड पॉलिटिकल वैल्यूज़, दैट इज़ लिबर्टी। जब भी हम पॉलिटिक्स की मेजर आइडियल्स की बात करते हैं लाइक जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, लिबर्टी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्कशन के सेंटर में आ ही जाता है। इस लेक्चर का पर्पस है कि हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डीपली समझें, उसकी मीनिंग्स, उसके डिफरेंट ट्रेडिशंस, थ्योरेटिकल डिबेट्स अराउंड इट और आज के पॉलिटिकल वर्ल्ड में उसकी वैल्यू एज वेल एज लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रॉम कैफे कॉन्वर्सेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस, लिबर्टी समहाउ finds itself everywhere, be it invoked or be it defended, contested or reinterpreted. किसी भी तरीके से it finds its own way everywhere in our life. हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम लिबर्टी को इस एब्स्ट्रैक्ट स्लोगन के पीछे छुपाकर ना छोड़े, बल्कि उसके पॉलिटिकल मीनिंग, फिलोसफिकल डायमेंशंस और नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशंस को केयरफुली अनरोल करें इस लेक्चर के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट बाय रिफ्लेक्टिंग। क्या आप सोच सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को जो लिबर्टी का स्लोगन ना देता हो? पर्सनली स्पीकिंग, आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी। एंड इसी की वजह से लिबर्टी इज नॉट ओनली वाइडली क्लेम बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई अथॉरिटेरियन इंसान या फिर लीडर ही ले लो, वो अगर है वो कभी नहीं एडमिट करेगा कि ही और शी डजंट बिलीव इन लिबर्टी। हाउएवर देयर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी वुड बी ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम अ डेमोक्रेट। या फिर इवन इन डेमोक्रेसी, जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे कितने सारे लीडर्स रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, उनका जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं एटलीस्ट पब्लिकली डेमोक्रेटिक व्यूज़ हैं उनके, लेकिन हमने देखा है कि उनके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की डिग्री है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा हो या अभी नरेंद्र मोदी। हम कई बार देखते हैं कि कि इंदिरा गांधी ने जस्टिफाई अगर नहीं भी किया, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि इमरजेंसी में जो चीज़ें हुई वो वो इसलिए हुई बिकॉज शी वॉज एंटी डेमोक्रेटिक, नहीं। या फिर अभी भी बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि मोदी का जो रिजीम है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, बट मोदी कैनॉट से इट राइट कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है या फिर मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। सो ऐसा सिर्फ अथॉरिटेरियन रिजीम में नहीं, डेमोक्रेटिक रिजीम में भी देखा गया है कि स्पेशली इन केस ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम के एस्पेक्ट में, कि लीडर्स की जो वैल्यूज़ है ना, इन सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर के, खास करके लिबर्टी को लेकर के, वो बहुत अलग अलग होती हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है जो कि इस कॉन्सेप्ट को एसेंशली कंटेस्टेड बनाता है। इसके लिए हमारे पास कोई एक डेफिनेशन है ही नहीं कि भाई वी हैव दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड इट एनकम्पैसेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। और यही चीज़ इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बनाता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक लेक्सिकल कन्फ्यूजन जो कि बहुत कॉमन है, उस चीज़ को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो 3 टर्म्स हैं, लिबर्टी, लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म, इनको क्लियर आउट करते हैं, जो भी इनसे कन्फ्यूजन्स हैं। तो जब हम लिबर्टी कहते हैं, क्या हम लिबरलिज्म को एडवोकेट कर रहे हैं, या फिर जब हम लिबर्टी कहते हैं तो क्या हम लिबर्टेरियनिज्म को एडवोकेट कर रहे हैं? आंसर इज नॉट नेसेसरीली, विच मीन्स दैट when I am talking about liberty, it does not necessarily mean I am talking about liberalism. Same goes for the libertarianism. और ये confusion
प्राइमरीली तभी होती है जब हम लिबर्टी के मॉरल वैल्यू कॉम्पोनेंट और आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स क्लियरर फॉर अस, लेट्स सी व्हाट इज लिबर्टी, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, और इनमें डिफरेंसेस क्या है वो भी देखते हैं. तो लिबर्टी एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यू है जिसको कि हम कह सकते हैं इट्स अ क्लेम दैट certain sphere or space of individual action should remain free from coercion. वो coercion अगर state से आए, society से आए या फिर किसी individual से आए, उससे मतलब नहीं है, but that should be remain free from coercion. But that is only the starting point, not that it's a settled meaning. लिबर्टी का ये कोई सेटल्ड मीनिंग नहीं है कि हाँ भाई लिबर्टी का मतलब सिर्फ यही है कि फ्री फ्रॉम कोअर्जन बीट बाय द स्टेट, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल. इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम बाद में फोकस करेंगे, क्योंकि लिबर्टी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. तो फिलहाल हम लिबर्टी, लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म के लेक्सिकल कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमको बस इतना जानना ज़रूरी है कि जो लिबर्टी है वो एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल क्लेम है जिसका मतलब है फ्री फ्रॉम कोअर्जन. तो अब हम आते हैं लिबरलिज्म क्या है. तो लिबरलिज्म एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हिस्टोरिकली डेवलप्ड हुई है थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्स थिंकर्स. मेजर जो फिगर्स इसमें आते हैं वो जॉन लॉक, बेंजामिन कॉन्स्टेंट, टॉक्यावेली, मिल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल पॉपर, हायैक, और कंटेम्प्रेरी वो में हम कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स हो गए, जोसेफ रजा हो गए. इन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है लिबरलिज्म को शेप करने में. ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की यूनिटी प्राइमरीली इंडिविजुअल लिबर्टी की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है. दो कंट्रीब्यूटर्स के बीच सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट एग्जिस्ट करती है. जैसे कि लोक का फाउंडेशनल क्लेम है ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, एम्फसाइजिंग नेचुरल इक्वालिटी. ओके, हाउएवर अदर लिबरल थिंकर्स ये सोचते हैं कि इक्वालिटी एक सबऑर्डिनेट वैल्यू है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग उसको कंसिडर भी नहीं करते हैं, कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं. सिमिलरली कुछ लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन को एक एसेंशियल कंपोनेंट मानते हैं. अदर्स डेमोक्रेसी को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, यहाँ तक सबऑर्डिनेट मानते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं इट इज़ थ्रेटनिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी. सो लिबरलिज्म का जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो कॉन्टेक्चुअल वेरिएशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है. जैसे कि ब्रिटिश लिबरलिज्म ट्रेडिशनली कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म के बीच पोजिशनिंग करता है, अडेप्टिंग इट्स पॉलिसी कंटेंट एज दीज मूवमेंट्स शिफ्ट. अमेरिकन लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट एडवोकेसी प्रोमिनेंट है, दो लिबरल टर्म इटसेल्फ पेजोरेटिव कोनोटेशन एक्योर कर चुका है कंजर्वेटिव डिस्कोर्स में. तो कोर लिबरल थीम में इंक्लूडेड है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, रूल ऑफ लॉ और ट्रेडिशनल फ्रीडम का डिफेंस, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, रिलीजियस लिबर्टी, ऑक्यूपेशनल चॉइस की फ्रीडम या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की फ्रीडम. हाउएवर द थ्योरेटिकल कोहेरेंस ऑफ लिबरलिज्म रिमेन्स डिबेटेबल given internal contradiction and contextual variations. अब हम आते हैं लिबर्टेरियनिज्म पे. लिबर्टेरियनिज्म कन्वर्सली मच मोर प्रिसाइज थ्योरेटिकल पोजीशन है जो कोहेरेंट फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है. दिस स्ट्रिक्टली लिमिट्स गवर्नमेंट कॉम्पिटेंस टू कलेक्टिव डिफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ नेगेटिव राइट्स, राइट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी जिसको कहते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट. स्टेट का रोल नाइट वॉचमैन फंक्शन तक लिमिटेड है, एक्सटर्नल थ्रेट्स से प्रोटेक्शन और इंटरनल लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना. एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी या रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज के लिए कोई लेजिटिमेट स्टेट रोल नहीं है एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड फॉर राइट्स वायलेशन करेक्शन. ये पोजीशन फिलोसफिकली ग्राउंडेड है इन स्ट्रॉन्ग
इंडिविजुअल राइट्स थियोरी एंड मिनिमल स्टेट कॉन्सेप्शन पे, जो मल्टीपल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से डिराइव होता है। क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट्स जो हैं जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो, ये लोग स्ट्रिक्टली लिबर्टेरियन तो नहीं हैं, बट दे हैव प्रोवाइडेड फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट मार्केट एफिशिएंसीज एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। कंटेम्प्रेरी लिबर्टेरियन थिंकर्स लाइक रॉबर्ट नॉजिक, इनने एलैबोरेट किया है कि एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ राइट्स वायलेशन कॉन्स्टिट्यूट फोर्स्ड लेबर और प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन। नॉजिक का एक बड़ा ही फेमस वर्क है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में आया है। इट रिप्रेजेंट्स एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस, जो आर्ग्यू करता है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली प्रोसीजरल मैटर है। इफ इनिशियल एक्विजिशन और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर लेजिटिमेट है, रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली जस्ट है और रिगार्डलेस ऑफ एंड स्टेट मैटर्स। ये डायरेक्टली चैलेंज करता है रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल को, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन जस्टिफाई करता है। अब बहुत सारे जो फेमिनिस्ट फिलोसोफर्स हैं जैसे कि मार्था नुसबॉम, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है। वो क्रिटिक करती है कि लिबर्टेरियन असम्पशन ऑफ प्री पॉलिटिकल इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, आर्ग्यूइंग कि इंडिविजुअल्स एम्बेडेड हैं इन सोशल रिलेशनशिप, जो अब उनकी कैपेसिटी फॉर ऑटोनमस चॉइस को शेप करता है। केयर वर्क प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड बाय विमेन बिकम्स इनविजिबल इन प्योरली मार्केट बेस्ड एनालिसिस। ऐसे ही कई बार हेल्थ केयर में भी ये देखा गया है कि लिबर्टेरियन अप्रोच जो है, जो कि हमने यूनाइटेड स्टेट में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो प्री अफोर्डेबल केयर एक्ट सिस्टम है वो बेस्ड है लिबर्टेरियन मॉडल में। वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स लिबर्टेरियन को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली अगर हम माइकल सैंडल के आर्ग्यूमेंट को देखें तो वो आर्ग्यू करते हैं कि प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ राइट्स सोशल बॉन्ड्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इग्नोर करता है। पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सम गुड लाइक नेशनल डिफेंस, बेसिक रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मार्केट फेलियर क्रिएट करता है, वेयर इंडिविजुअल रैशनल बिहेवियर लीड्स टू कलेक्टिवली इरैशनल आउटकम। तो ये तो इनके क्रिटिक हो गए। अब हम जाते हैं जो सवाल हमने उठाया था, ये क्या जो डिफरेंस है इन सब में, लिबर्टेरियनिज्म और लिबरलिज्म में, और जिससे कि एक लेक्सिकल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस चीज़ को समराइज करते हैं कि लिबर्टी जो है वो एक सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। लिबरलिज्म जो है एक ब्रॉड अम्ब्रेला है दैट सेंटर्स लिबर्टी बट बैलेंस इट विथ अदर वैल्यूज़, जैसा कि हमने डेमोक्रेसी, जस्टिस, ये सब देखा, इक्वालिटी भी देखा। बट जो लिबर्टेरियनिज्म है, इट्स अ प्योरिस्ट स्कूल लिमिटिंग लिबर्टी टू नॉन इंटरफेरेंस एंड मिनिमाइजिंग स्टेट फंक्शन। तो कहीं ना कहीं लिबर्टी बार बार इन सारी चीज़ों में आ रही है, चाहे वो लिबरलिज्म हो या लिबर्टेरियनिज्म, लेकिन अलग अलग तरीके से आ रही है। कभी लिबरलिज्म में हम ये देख रहे हैं कि वो दूसरे आइडियाज़ के साथ भी इंटरैक्ट कर रही है, लेकिन हम लिबर्टेरियनिज्म में वो नहीं देख रहे हैं। वो बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस और मिनिमाइजिंग स्टेट फंक्शन पे ही फोकस करती है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है इस कन्फ्यूजन के बाद जो हम मेन चीज़ पे आते हैं, वो कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का एक नॉर्मेटिव डायमेंशन जो है वो क्या है, इसका हम फिलोसफिकल एनालिसिस करते हैं। तो लिबर्टी की जो फिलोसफिकल एनालिसिस में प्राइमरी चैलेंज है ये है कि कॉन्सेप्ट को नॉर्मेटिवली सिग्निफिकेंट में डिफाइन करना, ठीक है, वाइल अवॉइडिंग सर्कुलैरिटी और आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एनी काइंड। दो फंडामेंटल क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं इससे। पहला, लिबर्टी इनहेरेंटली वैल्यूएबल है या फिर इंस्ट्रूमेंटली वैल्यूएबल है। दूसरा, लिबर्टी का प्रॉपर स्कोप क्या है। तो अगर हम नॉर्मेटिव स्टेटस ऑफ लिबर्टी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल पोजीशन है ये कि लिबर्टी वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है।
ये हमेशा नॉर्मेटिव है, ऑलवेज accompanied बाय पॉजिटिव एथिकल चार्ज। इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग लिबर्टी को डिस्क्राइब करना इनहेरेंटली पॉजिटिव इवैल्यूएशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। जॉन लॉक ने ये डिस्टिंक्शन क्लियरली एम्प्लॉय किया जब उसने लिबर्टी और लाइसेंस के बीच में शार्प डिस्टिंक्शन बनाया, क्लेमिंग की स्टेट ऑफ नेचर अ स्टेट ऑफ लिबर्टी yet it is not a state of license because humans are governed by natural law. However, ये पोजीशन प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ऑर्डिनरी लैंग्वेज के यूज़ में अगर हम देखें तो ये जो लिबर्टी का जो होल क्वेश्चन है उसमें अगर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं कि इज़ लिबर्टी ऑफ द प्रेस अ गुड थिंग, एक परफेक्टली सेंसिबल क्वेश्चन है। ये सजेस्ट करता है कि लिबर्टी का डिस्क्रिप्टिव यूज़ पॉसिबल है विदाउट ऑटोमेटिक नॉर्मेटिव इंडोर्समेंट। फिलोसफिकल सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम डिस्टिंग्विश करें फ्रीडम को, फ्रीडम जो कि एक थिनर और लेस इवैल्यूटिवली लोडेड कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिफरेंशिएट करें लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से जो कि थिकर कॉन्सेप्ट है और नॉर्मेटिवली वेरी चार्ज्ड कॉन्सेप्ट है। तो फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन फॉर लिबर्टी क्या है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है दिमाग में कि अब ये है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इवन इफ लिबर्टी इनहेरेंटली नॉर्मेटिव नहीं है, सक्सेसफुल फिलोसफिकल अकाउंट मस्ट एक्सप्लेन वाई लिबर्टी जनरली वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है। मल्टीपल जस्टिफिकेशंस पॉसिबल हैं और मेन दो मेजर कैटेगरी जो है यहाँ डिस्कस करूँगी मैं। पहला जो है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जस्टिफिकेशन, इसमें फोकस करता है कि लिबर्टी के बेनिफिशियल आउटकम पर। यह अप्रोच इवैल्यूएट करती है फ्रीडम को उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ आपके उसका नाम से भी पता चल रहा होगा कंसिक्वेंशलिस्ट है, सो वो कंसिक्वेंसेस पे बेसिकली बेस्ड है, उसके इंट्रिंसिक गुड पे बेस्ड नहीं है। इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ थियरी, जो जॉन स्टुअर्ट मिल के वर्क से डिराइव होती है और लेटर ओलिवर वेंडल होम्स ने भी डेवलप किया है। मार्केट प्लेस ऑफ आइडिया थियरी सजेस्ट करता है कि फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ इवेंचुअली ट्रुथ प्रोड्यूस करता है। जैसे इकोनॉमिक मार्केट प्लेस में कंपटीशन बेटर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, वैसे ही आइडियाज़ की कंपटीशन में फॉल्स बिलीव्स एलिमिनेट हो जाते हैं और ट्रू बिलीव सर्वाइव करते हैं। ये थियरी अस्यूम करती है कि ह्यूमन बीइंग्स रैशनल एजेंट्स हैं जो इवेंचुअली ट्रुथ को रिकग्नाइज कर सकते हैं जब उनके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और फ्रीडम टू डेलिबरेट होती है। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स में बहुत सारे हैं जो इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं, जैसे फ्रेडरिक श्योर, स्टैनले इंगबर। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इवन इफ इंडिविजुअल एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज़ परफेक्ट ट्रुथ नहीं प्रोड्यूस करती, लॉन्ग टर्म एग्रीगेटेड इफेक्ट ऑफ फ्री डिस्कोर्स सोशल नॉलेज इन्हांस करता है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जहाँ इन्फॉर्म सिटीजनरी एसेंशियल है फॉर लेजिटिमेट गवर्नेंस। अब बात आती है कि जो मॉडर्न एम्पेरिकल रिसर्च भी सपोर्ट करती है ये क्लेम कि जैसे एक स्टडी है बाय इकोनॉमिस्ट लाइक डैरन एंड जेम्स रॉबिन्सन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो प्रॉपर्टी राइट्स और इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक क्रूशल फैक्टर है। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है परफेक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट। सो परफेक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट पर्टिकुलरली टी.एच. ग्रीन और कंटेम्प्रेरी परफेक्शनिस्ट में ज़्यादा फेमस है। क्लेम करते हैं कि लिबर्टी वैल्यूएबल है बिकॉज ये ह्यूमन फ्लरिशिंग और एक्सीलेंस अचीवमेंट इनेबल करता है। ये अप्रोच फंडामेंटली डिफरेंट है कंसिक्वेंशलिस्ट अप्रोच से, क्योंकि ये लिबर्टी को वैल्यूएबल कंसिडर करता है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स आउटकम्स बट बिकॉज इट्स एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ गुड ह्यूमन लाइफ। टी.एच. ग्रीन जो कि 19th सेंचुरी ब्रिटिश आइडियलिस्ट फिलोसोफर था, उसने आर्ग्यू करा था कि ट्रू फ्रीडम पॉजिटिव फ्रीडम है, पावर टू रियलाइज वंस पोटेंशियल और अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। ग्रीन का फेमस definition है the liberation of the powers of all men equally for contributions to a common good।
उसके अकॉर्डिंग मियर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट सफिशिएंट नहीं है। इंडिविजुअल को एक्चुअल कैपेसिटी भी चाहिए अपने गोल अचीव करने के लिए। और ये बात हम जो पॉजिटिव फ्रीडम की बात यहाँ हो रही है, इसको हम लेटर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये बर्लिन का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। परफेक्शनिस्ट फिलोसोफर्स पे आते हैं, तो परफेक्शनिस्ट जो आर्ग्यूमेंट है लिबर्टी के लिए, वो कंटेम्प्रेरी एक स्कॉलर हैं जोसेफ रज़ा और जॉन फिनिस ने ये ट्रेडिशन फर्दर डेवलप किया है। रज़ा का ऑटोनॉमी प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल है, क्योंकि ये अलाउ करता है लोगों को टू बी ऑथर ऑफ देयर ओन लाइव्स। उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि वैल्यूएबल लाइफ वो है जो इंडिविजुअल ने कॉन्शियसली चोजन है बाय द इंडिविजुअल और एक्टिवली परस्यूड है। तो बेसिकली एक अच्छी लाइफ वही है, एक वैल्यूएबल लाइफ वही है जिसको एक इंडिविजुअल ने खुद चुना है कॉन्शियसली और उस चीज़ को एक्टिवली परस्यू कर रहा है, रादर देन वन दैट्स मियरली प्लेजरेबल और सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट जो आता है आर्ग्यूमेंट, वो आता है ऑटोनॉमी बेस्ड जस्टिफिकेशन फॉर लिबर्टी। सो ऑटोनॉमी बेस्ड जस्टिफिकेशन एक डिस्टिंक्ट और पावरफुल अप्रोच है लिबर्टी को जस्टिफाई करने के लिए, जो परफेक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है लेकिन इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट भी है। ये अप्रोच फंडामेंटली कंसर्न है इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशन और एजेंसी के साथ, आर्ग्यूइंग दैट की लिबर्टी वैल्यूएबल है क्योंकि ये एसेंशियल कंडीशन है फॉर जेन्युइन ऑटोनमस एक्शन। यहाँ पे जोसेफ रज़ा का एक सेमिनल वर्क आता है, द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। उसमें डिटेल्ड एनालिसिस है ऑटोनॉमी का। रज़ा ऑटोनॉमी को डिफाइन करता है एज ऑथरिंग वंस ओन लाइफ, जो कि मैंने अभी आपको बताई है, मतलब हैविंग द कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी टू शेप वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस ओन वैल्यूज़ एंड गोल। मतलब कि अगर आप अपने लाइफ, मानो कि लाइफ आपकी एक बुक है, उसके आप ऑथर हैं, आप अपने रूल से, अपने तरीके से उस चीज़ को आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस चीज़ से आप अपनी लाइफ को शेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्री हैं। उसके अकॉर्डिंग ऑटोनमस पर्सन वो है जो नॉट ओनली हैज़ द प्रेफरेंस और डिज़ायर बट एक्टिवली रिफ्लेक्ट ऑन देम, क्रिटिकली इवेल्युएट्स देम और कॉन्शियसली चूजेस टू एक्ट ऑन देम। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोनमस पर्सन वो है, रज़ा के हिसाब से, उनकी बुक के हिसाब से, द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, वो ऑटोनमस इंसान वो है जिसके पास ना सिर्फ प्रेफरेंसेस और डिज़ायर हैं, बट कि अपने प्रेफरेंसेस और डिज़ायर को वो बाकायदा उस पर रिफ्लेक्ट करता है, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करता है और जो उनके प्रेफरेंसेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनमें से कॉन्शियस होके उनमें से चॉइसेस मेक करता है। सो रज़ा आइडेंटिफाई करता है 3 कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी। फर्स्ट वन इज मेंटल कैपेसिटीज, एबिलिटी टू comprehend options or their consequences. दूसरा जो है adequate range of options, मतलब मीनिंगफुल चॉइसेस अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास चॉइसेस ही ऐसी हैं कि जिससे कि आप अच्छी लाइफ जी ही नहीं सकते, तो उसमें इवन इफ़ यू आर मेकिंग द बेस्ट डिसीजन आउट ऑफ दैट, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ गुड लाइफ और वैल्यूएबल लाइफ। और जो लास्ट है वो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम फ्रॉम कोअर्जन और मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस सिर्फ आपके, ये नहीं कि आपको कोई फिजिकली रोक रहा है, आपको अगर कोई मेंटली भी मैनिपुलेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके इंडिपेंडेंट होने पे सवाल है। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो सारे 3 कंपोनेंट हैं वो बड़े ही एसेंशियल हैं। मियर मेंटल कैपेसिटी या फिर मियर ऑप्शन सफिशिएंट नहीं है अगर पर्सन कोअर्स्ड है बोथ फिजिकली एंड मेंटली, और सिमिलरली अदर कॉम्बिनेशंस भी इनएडिक्वेट हैं। ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। ऑटोनॉमी बेस्ड जस्टिफिकेशन में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑटोनॉमी बाय गैरल डॉर्किन।
सो डवर्किन ने इस पर्टिकुलर वर्क में इस कॉन्सेप्ट को और भी रिफाइन किया है. डवर्किन प्रोसीजरल ऑटोनॉमी और सब्सटैंटिव ऑटोनॉमी के बीच डिस्टिंग्विश करता है. प्रोसीजरल ऑटोनॉमी फोकस करता है प्रोसेस पे, हाउ डिसीजंस आर मेड, जबकि सब्सटैंटिव ऑटोनॉमी कंसर्न है कंटेंट के साथ, व्हाट डिसीजंस आर मेड. डवर्किन आर्ग्यू करता है कि प्रोसीजरल ऑटोनॉमी मोर फंडामेंटल है क्योंकि ये रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल की कैपेसिटी को फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन विदाउट इम्पोजिंग एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड चॉइस. अब कांटियन ट्रेडिशन में ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्शन और भी फाउंडेशनल है, वो भी हम देख लेते हैं. कांट का मॉरल फिलॉसफी जो है इस चीज़ को लेके सेंटर क्या है, ठीक है. तो कांट का जो मॉरल फिलॉसफी है वो सेंटर करता है रैशनल ऑटोनॉमी पे. आइडिया ये है कि मॉरल एजेंट्स केपेबल हैं ऑफ गिविंग देमसेल्फ मॉरल लॉज थ्रू रीजन. कांटियन ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्फ, नॉट मियरली एज मीन्स टू अदर्स एंड. कंटेम्प्रेरी जो कैंटियन फिलोसफर्स हैं जैसे ओनोरा ऑनेल, ये आर्ग्यू करते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ऑफ एनी लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिस्टम. ऑटोनॉमी बेस्ड आर्ग्यूमेंट का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ये है कि ये एक्सप्लेन कर सकता है वाई पेट्रोनलिस्टिक इंटरवेंशंस जनरली प्रॉब्लमैटिक है इवन व्हेन दे आर इंटेंडेड टू बेनिफिट द इंडिविजुअल. अगर हम बिलीव करते हैं कि ऑटोनॉमी इंट्रिंसिकली वैल्यूबल है तो इंटरफेयरिंग विद समवन्स ऑटोनॉमी और ऑटोनमस चॉइसेस इवन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हार्म disrespects their fundamental dignity as rational agent. However, autonomy based justifications जो हैं वो बहुत सारे challenges भी face करता है. पहला जो है वो cultural relativism का challenge है. Different cultures may have different conception of individual agency or for that matter the idea of self-determination. Western emphasis on individual autonomy may not universally applicable to तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरा जो है वो एम्पिरिकल चैलेंज है. साइकोलॉजिकल रिसर्च शो करता है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग ऑफ्टन irrational हैं, influenced by unconscious biases और social pressures. इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ मच ऑटोनॉमी इंडिविजुअल एक्चुअली possess. क्या मैं अगर इंडिविजुअली कोई डिसीजन ले रही हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच इंडोर्सेस देयर एजेंडा. तो क्या हम कुछ चीज़ें जो कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो क्या हम ऑटोनमस डिसीजन ले सकते हैं? ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में और भी क्लियर देख सकते हैं. बायोएथिक्स में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो प्रिंसिपल ऑटोनॉमी बेस्ड रीजनिंग पे ग्राउंडेड है. मेंटल हेल्थ लॉ में जो कॉम्पिटेंसी डिटर्मिनेशंस हैं वो ऑटोनॉमी असेसमेंट इन्वॉल्व करती है. एजुकेशनल पॉलिसी में स्कूल चॉइस डिबेट ऑटोनॉमी के डिफरेंट कॉन्सेप्शन को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे जिस पे कि हमको ध्यान देना है इवन व्हेन वी आर जस्टिफाइंग लिबर्टी बेस्ड ऑन arguments of autonomy or based on arguments of perfectionist or for that matter consequentialist. तो हमको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि क्या हम कल्चरली सेंसिटिव हो रहे हैं, क्या हम कॉन्टेक्स्ट को अपने एनालिसिस में उसका ध्यान रख रहे हैं, क्या हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का ध्यान रख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग प्रोसेस है व्हेन वी रीड इट. So now we'll come to the one of the most important aspect or most read aspect of liberty. Whenever we study liberty, we are told to study two concepts of liberty. We have to read Berlin's liberty, and that is negative or positive liberty. So जो ये जो
कॉन्सेप्ट है ना बर्लिन का, थियरी ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये हमको ना दो चीज़ें बताता है, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, और बर्लिन खुद ही बताता है कि इनके क्या क्या जो प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट हैं उसको भी ये खुद बताता है। तो बर्लिन ने अपने फेमस इनॉग्रल लेक्चर में टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में फ्रीडम के दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट किए थे। उनका कहना था कि लिबर्टी को समझने के लिए हमें दो अलग क्वेश्चन पूछना पड़ता है, और इन जो क्वेश्चंस के आंसर से ही नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव लिबर्टी को, जिसको कि हम फ्रीडम फ्रॉम भी कहते हैं। पहले हम नेगेटिव लिबर्टी को समझते हैं। जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द एरिया विद इन विच a person is left to do what he is able to do without interference from others, तो हम नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। बर्लिन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल लिबर्टी इस सेंस में simply it is the area within which a man can act unobstructed by others. टॉमस हॉब्स ने नेगेटिव लिबर्टी का सबसे क्लियर डेफिनेशन दिया था। उनका कहना था कि एक फ्री मैन वो है जो in those things he is free in those things by which his strength and wit he is able to do, is not hindered to do what he has a will to। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप में कैपेसिटी है तो कोई आपको रोक नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव लिबर्टी के डेफिनेशन से फ्री हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप एक राइटर हैं और आप कोई कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट आपको सेंसर नहीं कर रही, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर रही, तो आपको नेगेटिव लिबर्टी मिल रही है, आपको फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस मिल रही है। इंडिया में आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है, वो बेसिकली एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी का ही एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है जो बर्लिन ने हाईलाइट की थी। सपोज एक पुअर पर्सन है जो इलिटरेट है और उसके पास न्यूज़पेपर्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। टेक्निकली तो उसको फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल रही है, कोई उसको रोकता नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने से, लेकिन प्रैक्टिकली वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है क्योंकि कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाया, वो इलिटरेट है। सो बर्लिन का आर्ग्यूमेंट था कि इलिटरेसी फ्रीडम की एब्सेंस नहीं है, बल्कि फ्रीडम एक्सरसाइज करने की कंडीशन की एब्सेंस है। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की, जिसको हम फ्रीडम टू भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और हु इज द सोर्स ऑफ कंट्रोल दैट कैन डिटरमिन समवन टू डू दिस रादर देन दैट, तो हम पॉजिटिव लिबर्टी की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। बर्लिन ने इसको डिस्क्राइब किया एज द फ्रीडम विच कंसिस्ट इन बीइंग वंस ओन मास्टर। पॉजिटिव लिबर्टी का कोर आइडिया ये है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, आप रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं और आप अपने गोल्स और पर्पसेस के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। बर्लिन के वर्ड्स में कहें तो आई विश टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई ओन, not of other men's acts of, will. I wish to be a subject, not an object, to be moved by reasons, by conscious purposes, which are my own. इसका मतलब ये है कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल भी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जो ड्रग्स के एडिक्शन में है, वो ड्रग एडिक्ट है। नेगेटिव लिबर्टी के हिसाब से अगर कोई उसको फोर्सफुली ड्रग्स लेने से नहीं रोक रहा तो वो फ्री है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के पर्सपेक्टिव से वो एक्चुअली स्लेव है अपने एडिक्शन का। वो अपने रैशनल विल के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पा रहा है।
अब पॉजिटिव लिबर्टी का एवोल्यूशन हुआ और उसके कुछ डेंजर्स भी हैं जो कि बर्लिन खुद बताते हैं। बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी के एवोल्यूशन को ट्रेस किया है और दिखाया है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे डेंजरस डायरेक्शंस में भी जा सकता है। उन्होंने 4 स्टेजेस डिफाइन किए थे। पहला स्टेज है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन का। यहाँ आइडिया ये है कि हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, उन्हें स्ट्रेंथन या एलिमिनेट करें अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्शन ऑफ गुड लाइफ। मॉडर्न थिंकर्स जैसे हैरी फ्रैंकफर्ट, चार्ल्स टेलर ने इसको फर्दर डेवलप किया है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर मैं जानती हूँ कि स्मोकिंग हार्मफुल है और मैं अपनी स्मोकिंग की डिज़ायर को कंट्रोल करती हूँ, तो ये मेरी पॉजिटिव लिबर्टी का एक्सरसाइज है। दूसरा स्टेज है पेट्रोनलिज्म। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो मे बी समवन एल्स मेरे लिए डिसीजंस ले और वो डिसीजंस ऐसा हो जो कि मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में लिया जाए। जैसे पेरेंट्स बच्चों को मेडिसिन देते हैं इवन इफ बच्चे दे डोंट वांट दैट मेडिसिन। सिमिलरली स्टेट भी सिटीजन्स के लिए डिसीजंस ले सकता है। इंडिया में मोटरसाइकिल हेलमेट लॉज या सीट बेल्ट लॉज इसका एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा सिंपल एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए लॉज बनाती है इवन इफ हम चाहें या नहीं चाहें। हमें अगर हेलमेट पहनने से गर्मी लग रही है या सीट बेल्ट पहनने से हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट फीलिंग फ्री, इट्स नॉट कंफर्टेबल, लेकिन वो बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए है। तीसरा स्टेज जो है वो सोशल सेल्फ कंट्रोल का है। यहाँ आइडिया ये है कि हम कलेक्टिवली लॉ बनाते हैं जो हमें डिसिप्लिन करते हैं। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि सिटीजन मॉरल और पॉलिटिकल लिबर्टी अचीव करते हैं बाय इनैक्टिंग लॉ जो उन पर भी अप्लाई होती है, जो कि जनरल विल का कॉन्सेप्ट था। डेमोक्रेसी में हम वोट करके अपने लॉ मेकर्स को चुनते हैं, पॉलिटिशियंस को चुनते हैं, अपने MP MLAs को चुनते हैं, वो लॉज बनाते हैं, फिर हम उसी लॉज को फॉलो करते हैं, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। जो लास्ट और चौथा जो 4th पॉइंट है वो है कि सबसे डेंजरस स्टेट है स्टेट ऑफ सर्विट्यूड। ओके, यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर सिटीजन वाइज नहीं है अपने इंटरेस्ट समझने में तो स्टेट उसके लिए रियल इंटरेस्ट समझेगा, चाहे सिटीजन इस बात से अग्री करे ना करें। लेकिन दिस हिंट्स टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस थिंग दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। ये टोटलिटेरियनिज्म का रास्ता है जहाँ स्टेट डिसाइड करती है कि क्या हमारे लिए गुड है, assuming that we are not wise enough as a citizen to know our own good. So बर्लिन का जो क्रिटिसिज्म है पॉजिटिव लिबर्टी का, उसने बोला कि ये एक स्लिपरी स्लोप है। उसका मेन कंसर्न ये था कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो एक स्लिपरी स्लोप है। अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली टोटलिटेरियनिज्म तक पहुंच सकते हैं, जो उसने 4 स्टेजेस बताए। द 4th वन इज टोटलिटेरियनिज्म। तो वो कह रहा है कि अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी को इस तरीके से देखें, अगर हम संभल के ना रहें तो ये एक स्लिपरी स्लोप है। आप फंस जाओगे, आप शुरू करोगे सेल्फ रियलाइजेशन से, लेकिन यू विल एंड अप being a totalitarian or being in a totalitarian state. 20th century में हमने नाज़ी जर्मनी में देखा जहाँ स्टेट्स ने सिटीजन को बताया कि क्या उनके लिए ट्रूली फ्री होना है, फ्रीडम का मतलब क्या है, और उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया, गिविंग सम इरैशनल रीजंस। लेकिन बर्लिन के क्रिटिक्स स्पेशली मैकलम ने कहा कि ये जो डिस्टिंक्शन है वो आर्टिफिशियल है। अब मैकलम आते हैं सीन में और बोलते हैं कि जो ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो ये इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है बर्लिन ने कि फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू, ये बस एक लैंग्वेज प्ले है,
इस तरीके से तो मैं कुछ भी फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम करके बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, पूरा लैंग्वेज का खेल है ये। तो मैकलम ने अपना एक ट्रायडिक एनालिसिस दिया था, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जी। उनका कहना था कि हर फ्रीडम स्टेटमेंट में ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं फ्री हूँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से अपने रिलीजन की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं हूँ एक्स, आई एम फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विच इज़ वाई, और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो जी है, टू डू जी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, मैकलम ने अपनी एक थियोरी दी और अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिसके थ्रू हम किसी भी फ्रीडम के स्टेटमेंट को देख सकते थे थ्रू 3 एलिमेंट्स, रादर देन डिस्टिंग्विशिंग दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। और मैकलम ने इसको बोला, इट इज़ नथिंग बट अ प्ले ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रीडम है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी तक ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए, जैसे कि कांत का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है फ्रीडम को लेके। तो कांत की कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। कांत कहता है कि हम तब फ्री हैं जब ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जो यूनिवर्सल हो सकते हैं, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ एक फिलॉसफिकल हेल्थ वार्निंग देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पीडोफाइल है, वो सिस्टमैटिक वे में चिल्ड्रन को हार्म करता है, प्लानिंग करता है, क्लेवरली पोजीशंस ऑब्टेन करता है, तो टेक्निकली ये ऑटोनमस एक्शन है, लेकिन मॉरली ये गलत है। इसका मतलब ये है कि ऑटोनॉमी विदाउट मॉरल कंटेंट डेंजरस हो सकती है। फ्रीडम का वैल्यू सिर्फ एग्जीक्यूटिव वर्च्यू नहीं है इंटेलिजेंस, प्लानिंग, रेजोल्यूशन में, बल्कि प्रॉपर मॉरल फ्रेमवर्क भी चाहिए। तभी रूसो और कांत मॉरल लिबर्टी की बात करते हैं। तो जब भी हम मोरालिटी जब भी हम फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते हैं, तो हमको एक मॉरल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। Just because some actions are autonomous, that doesn't mean that you can call it freedom, because there has to be some moral content in it. Next aspect could be autonomy and personal development. So यहाँ पे हम देखते हैं कि मिल का जो कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंक्टिव एंडाउमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यहाँ इम्पॉर्टेंट है। मिल कहता है कि ह्यूमन फैकल्टीज जो हैं, परसेप्शन, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेटिव फीलिंग्स, मेंटल एक्टिविटी, मॉरल प्रेफरेंसेस, ये सब एक्सरसाइज होता है सिर्फ चॉइस मेकिंग में। लेकिन यहाँ चॉइस का मतलब लॉटरी टिकट चूज करना नहीं है। मिल की बात प्लान्स ऑफ लाइफ चूज करने की है। एक ऑटोनमस लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन अपनी ऑटोबायोग्राफीज में दिखाते हैं। रियल ऑटोनमस लाइफ मेसी होती है, फुल ऑफ एडवांसेस एंड विड्रॉल, सक्सेस, फेलियर। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मॉडल आपका ओन मॉडल हो, किसी ये मैन्युफैक्चर्ड ना हो। As the saying goes, a poor life but my own life. ये नहीं कि आप रैग टू रिचेस की स्टोरी बना रहे हो और उसमें रियलिटी है ही नहीं। तो जब हम लिबर्टी और फ्रीडम इन सब की बात करते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, हमको इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम लिबर्टी पढ़ते हैं, वो है द प्रॉब्लम ऑफ टॉलरेशन। अब यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है
है ना, टॉलरेशन का। अगर हम बिलीव करते हैं कि कोई चीज़ें मॉरली रॉन्ग है तो हम उसे क्यों टॉलरेट करें? ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है हमारे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, 17th सेंचुरी यूरोप में रिलीजियस वॉर्स हुए थे। तब डिस्कवर हुआ कि फोर्स्ड कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आप टॉर्चर कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन बिलीव्स चेंज नहीं कर सकते हैं फोर्सफुली। अब ब्राउनिंग की पोएम में होली क्रॉस डे में रोमन जूस को फोर्स्ड क्रिश्चियन सरमन्स अटेंड करने पड़ते हैं। ये कंप्लीट फ्यूटिलिटी थी। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का जो इशू है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। हिंदू फैमिली में अरेंज मैरिज नॉर्मल है, वेस्टर्न फैमिलीज़ में लव मैरिज मॉरली एक्सेप्टेबल है। किसका स्टैंडर्ड करेक्ट है ना? टॉलरेशन का जो प्रिंसिपल कहता है कि अनलेस समवन इज कॉजिंग डायरेक्ट हार्म टू अदर्स, उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक चीज़ है टॉलरेशन का, ठीक है। इसी में फिर हम बात करने लगते हैं सिविल लिबर्टी की, डेमोक्रेटिक फ्रीडम की। तो डेमोक्रेटिक फ्रीडम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम लिबर्टी डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम रिपब्लिकन थियोरी ऑफ फ्रीडम को भी डिस्कस करें। ये जो थियोरी है बर्लिन के नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी से बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लेता है, और मॉडर्न टाइम्स में क्विंटन स्किनर, फिलिप पेटीट जैसे स्कॉलर ने इसको डेवलप किया है। तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन को देखें तो रिपब्लिकन थियोरी के रूट्स क्लासिकल एंटिक्विटी में हैं, स्पेशली इटालियन रेनेसा के सिटी स्टेट्स में। उस टाइम पे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट 2 लेवल्स पर वर्क करता था। स्टेट्स की इंडिपेंडेंस उनके डोमिनेंट नेबर से, और सिटीजन्स का फ्रीडम जो है वो डिस्पोटिक रूलर से। ये ट्रेडिशन स्लेवरी के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप हुई थी। रेनेसा के इटालियन सिटीज में सिटीजन्स को पब्लिक ऑफिसेज मिलती थी और वो रूल ऑफ लॉ के अंडर रहते थे, नॉट अंडर सम आर्बिट्ररी मोनार्क्स और डिस्पॉट। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ था। इसका जो कोर आइडिया ये है कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन है। और ये जो टर्म डोमिनेशन है ये बहुत रेलेवेंट है जब हम रिपब्लिकन थियोरी को पढ़ते हैं। तो यहाँ जो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप किसी के मर्सी पर डिपेंडेंट हैं, इवन इफ वो आपको करंटली इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो आप ट्रूली फ्री नहीं हैं। और इसी से जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेशन, नॉन डोमिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आता है और अभी हम उसकी बात करेंगे। सो जो नॉन डोमिनेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। फिलिप पेटीट ने रिपब्लिकन थ्योरी को नॉन डोमिनेशन के टर्म में डिफाइन किया है। उनके अकॉर्डिंग डोमिनेशन तब होता है जब पहली कंडीशन ये है कि किसी के पास कैपेसिटी हो इंटरफेयर करने की। दूसरा ये कि ये इंटरफेरेंस जो है आर्बिट्ररी बेसिस पे है। और तीसरा ये कि सर्टेन चॉइसेस में हो जो दूसरा पर्सन पोजीशन में है बनाने के लिए। सो 3 चीज़ें हैं जो फिलिप पेटीट ने बताई। उनके हिसाब से डोमिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डोमिनेशन सिर्फ एक्चुअल इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि पोटेंशियल फॉर आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस है। ये कॉन्सेप्ट नॉन इंटरफेरेंस से, सेल्फ मास्टरी से और कलेक्टिव सेल्फ मास्टरी से बिल्कुल डिफरेंट है। कंफ्यूज ना हो कि जो डोमिनेशन नॉन डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो नॉन इंटरफेरेंस, सेल्फ मास्टरी, इन सब से यही सब है, इनसे थोड़ा अलग है। और हम देखते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है जेंटल मास्टर का। सपोज एक विमेन है जिसका हस्बैंड बहुत लविंग और केयरिंग है, लेकिन लीगली उसके पास कोई राइट्स नहीं है वाइफ के पास। वो हस्बैंड करंटली इंटरफेयर नहीं करता है, मे बी वो वाइफ की बात भी सुनता है, उसकी केयर भी करता है। नेगेटिव लिबर्टी के हिसाब से तो वो वुमेन फ्री है क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, उसका हस्बैंड उसको कुछ भी मना नहीं कर रहा है। लेकिन रिपब्लिकन थियोरी के अकॉर्डिंग वो डोमिनेटेड है क्योंकि हस्बैंड के पास आर्बिट्ररी पावर है उसके डिसीजन में इंटरफेयर करने की।
चाहे वो करेंटली यूज़ करे या ना करे। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ आप एक कंपनी में काम करते हैं जहां बॉस बहुत अच्छा है, वो आपको हरास नहीं करता, गुड सैलरी देता है, रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन अगर कंपनी पॉलिसीज़ ऐसी है कि बॉस के पास आर्बिट्ररी डिसीजन लेने का पावर है, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस, तो आप डोमिनेटेड हैं। आपका फ्रीडम जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है गुडविल पे, गुडविल ऑफ योर बॉस ऑफ कोर्स, नॉट ऑन योर राइट्स। एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और शायद आप लोगों में से किसी ने ध्यान भी दिया होगा कि अगर हमारे यहाँ कोई हाउस हेल्प आती है, ठीक है, और मैंने ये कई बार देखा भी है, हमारे यहाँ हाउस हेल्प आती है जिसके घर में, जैसे मेरे घर पे आ रही है, तो मेरे और मेरे हाउस हेल्प के बीच में कोई लीगल वर्क नहीं है कि हाँ तुम्हें मैं इतने दिन में नहीं निकाल सकती हूँ, या फिर तुमने इससे ज़्यादा छुट्टी ले ली तो नहीं दिया। वो कम्प्लीटली मेरे विम्स एंड फैंसीज पे है कि भाई मेरा मन होगा, मुझे अच्छा लगेगा उसका काम, तो मैं उससे पूरे साल भी काम करवाऊंगी, उसको उसी को रखूंगी एज अ हाउस हेल्प। लेकिन अगर मेरा मन ऐसा हुआ, एक सुबह उठ के मैं उठी और मुझे लगा नहीं अब इसको हटा दो, तो मैं उसको हटा दूंगी, जो कि बहुत गलत है। शी डजंट हैव दैट लीगल राइट टू क्लेम कि आप मुझे नहीं हटा सकते हैं। तो देयर इज अ हिडन पावर रिलेशन बिटवीन मी एंड माई हेल्प, and she is always dominated. No matter how good I treat her, there will be a sense of, and not a subtle one, it is a vivid domination that exists between me and her. Okay, so as a person जिसके पास ये arbitrary power है कि उसको वो कभी भी निकाल दे, तो वो जो हाउस हेल्प है मेरी, उसके पास नहीं है पावर कि वो कुछ करे, क्योंकि देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, देर इज़ नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माई हाउस हेल्प। तो शी इज़ डोमिनेटेड नो मैटर हाउ गुड आई ट्रीट हर। सो नेक्स्ट इज़ नॉन आर्बिट्ररी लॉ और फ्रीडम की बात करते हैं। तो एक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है रिपब्लिकन थियरी का, वो ये है कि लॉज को वो बहुत डिफरेंटली देखती है। ठीक है, जनरली हम सोचते हैं कि लॉज रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रीडम को, लेकिन रिपब्लिकन थिंकर्स का आर्ग्यूमेंट है कि प्रॉपर लॉज एक्चुअली फ्रीडम इन्हांस करती है बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डोमिनेशन। अगर आप अभी जो मैंने हाउस हेल्प वाला जो वो दिया है एग्जाम्पल, उसमें अगर लीगल कुछ होता तो ना तो मेरे पास आर्बिट्ररी पावर होती उसको कभी भी निकालने की, तो मैं 10 बार सोचती कि अरे मैं 3 महीने बाद निकालूंगी तो हो सकता है मुझे इसको 6 महीने की पेमेंट देनी पड़े। अगर ऐसा कोई लॉ होता तो मैं 10 बार सोचती निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि जो लॉज नॉन आर्बिट्ररी होनी चाहिए। ठीक है, नॉन आर्बिट्ररीनेस के 2 फॉर्म्स है। पहला, लॉज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से बनाना चाहिए। ठीक है, एम्पायर ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लॉज मोनार्क के विम्स पर या फिर डिक्टेटर्स के कैप्रीज पर बेस्ड नहीं होने चाहिए। लॉज शुड बी इनैक्टेड बाय सिटीजन्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप देयर इज अ हिंट ऑफ डेमोक्रेसी हियर। और वाइडली प्रोमलगेटेड होना चाहिए और यूनिवर्सली कंप्रिहेंसिबल भी होनी चाहिए। दूसरा फॉर्म ये है कि लॉ सिटीजन्स के इंटरेस्ट और वैल्यू के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सिर्फ प्रॉपर प्रोसेस से बनाना इनफ नहीं है, कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। प्रॉपर प्रोसेस से आप कुछ ऐसा लॉ बना दो जिससे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो हरास हो, तो फिर उस लॉ का कोई मतलब नहीं है। वो लॉ नहीं, वो हरासमेंट का टूल बन जाएगा। तो अगर मेजॉरिटी टिरेनिकल लॉ बनाती है जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट अगेंस्ट है, तो वो क्या ही, वो तो एक आर्बिट्ररी लॉ हो गई ना। नॉन आर्बिट्ररी लॉ कैसे हुई? उसके पीछे तो एक एजेंडा है कि आप अपनी माइनॉरिटी, जो आपके जो सिटीजन्स हैं, उनको आप परेशान करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखता है और कहता है रिपब्लिकन थियरी कि लॉ हमारे लिए इनेबलिंग हो सकता है ओनली इफ, जब इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए।
अब हम आते हैं कि रिपब्लिकन थियरी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट मानता है, लेकिन सिर्फ वोटिंग से काम नहीं चलता है। रियल पार्टिसिपेशन की बात करता है कि सिटीजन्स जेन्युइनली इक्वल हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, जैसे पंचायत राज सिस्टम इंडिया में इसका अटेम्प्ट है। लोकल लेवल पर सिटीजन को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मिलता है गवर्नेंस में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इनफ नहीं है। अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने लगेगी तो वो भी एक डोमिनेशन हो जाएगा। मान लो कि देर इज़ अ विलेज, वहाँ पे हमको पता है कि भाई एक्स कम्युनिटी ज़्यादा है वाई कम्युनिटी से, तो बार बार जो एक्स कम्युनिटी है उसको वोट मिल जा रही है, वो बार बार जीत जा रही है, और वो बार बार एक्स कम्युनिटी के लिए अच्छा तो कर ही रही है लेकिन वाई कम्युनिटी के लिए बुरा कर रही है। तो यहाँ पे भी बहुत ये सब चीज़ें भी बहुत है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने जहां मेजॉरिटी रूल माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाए, दिखाया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सब बातों को मना करता है कि आप एज अ मेजॉरिटी यू कांट अप्रेस द माइनॉरिटी। जैसे मिल्क-हार्म प्रिंसिपल इसका सल्यूशन था कि स्टेट सिर्फ तब इंटरफेयर कर सकती है जब किसी को हार्म हो रहा है, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं मिल्स के, जो कि हमने देखा था यूटिलिटेरियनिज्म के लेक्चर में। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। अब रिपब्लिकन थियोरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। रिपब्लिकन थियोरी एक लिमिटेशन ये है कि नॉन डोमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये टू मच वर्क इसको देना पड़ता है। ओरिजिनल सेंस में नॉन डोमिनेशन वाज अबाउट स्टेटस डिफरेंसेस, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, बट मॉडर्न एप्लीकेशन में ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेच हो जाता है बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में, आपने देखा एग्जाम्पल्स के थ्रू। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे डिसाइड करें कि क्या आर्बिट्रेरी है और क्या लेजिटिमेट है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत फेस करते हैं रिपब्लिकन थियरिस्ट जब वो इस बात की बात करते हैं कि हमें आर्बिट्रेरी लॉज नहीं बनाने चाहिए, हमें लेजिटिमेसी पे वो करना चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट, जो आर्बिट्रेरी और लेजिटिमेट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही कभी कभी सब्जेक्टिव बन जाता है, और उसकी वजह से ना इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं। जो एक पर्सन के लिए आर्बिट्रेरी इंटरवेंशन लगता है वो दूसरे के लिए जस्टिफाइड भी हो सकता है। तो इन सब का भी इनको ध्यान देना पड़ता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी के केस में भी चैलेंज है, कितनी इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल है और अब कब ये डोमिनेशन बन जाती है। मार्केट इकोनॉमीज़ में कुछ इनइक्वालिटीज़ तो इनएविटेबल है। अब मार्केट है तो ऐसा तो नहीं कि सबके पास एक जैसा सामान होगा, एक जैसे पैसे होंगे, लेकिन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी क्लियरली प्रॉब्लमेटिक है, ये बात तो हम सबको पता है। लेकिन जो प्रॉब्लम अराइज होती है कि कुछ जो इनइक्वालिटीज़ इनएविटेबल हैं उनको कैसे भाई वो करें, ठीक है। So these are the questions that are asked to Republican theorists whenever they talk about Republican theory of freedom. So coming to the conclusion of this, this particular lecture, I would say कि freedom एक simple concept नहीं है, ये हमने देख लिया। चाहे वो हमने liberty, liberalism और लिबर्टेरियनिज्म के डिफ्रेंसिएशन में देखा कि इतना आसान नहीं है ये बोल देना कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, और कैसे उन सब में भी कुछ कॉमनैलिटी है। जब हमने बर्लिन का कॉन्सेप्ट देखा, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, उसमें भी क्या चैलेंजेस आए वो भी हमने देखा। या फिर मैक्लम ने जो बात कही उसको भी हमने देखा। और अभी हमने जस्ट देखा कि रिपब्लिकन थियरी जो है वो कैसे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो, और अच्छी बातें भी कहता है रिपब्लिकन थियरी, काफ़ी अच्छी बातें करता है। सो हमको ये पता चल गया है कि जो रियल फ्रीडम है रिक्वायर्स नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट बट
presence of genuine choices, capability to exercise those choices, a social framework जो diverse life plans को support करे. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बिल्ड करें जो सबकी फ्रीडम प्रोटेक्ट करे, मेजॉरिटी की भी करे, माइनॉरिटी की भी करे. ठीक है, ये बैलेंस इजी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है इफ़ यू हैव द विल टू डू. सो रिमेंबर, फ्रीडम का जो अल्टीमेट वैल्यू ये है कि ये हमें ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग बनाती है, जो अपनी चॉइसेस कर सके, अपने मिस्टेक से सीख सके और अपनी लाइफ का ओनरशिप ले सके. हम कोई रोबोट तो है नहीं कि हम हर चीज़ हमारे में प्रोग्राम्ड है, हम ऐसे ऐसे करेंगे. तो जब हमको लिबर्टी और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है टू मेक चॉइसेस, we might end up making some mistakes, but we will learn from that, you know. मिल ने बड़े अच्छे बात एक कही थी कि ह्यूमन फैकल्टीज एक्सरसाइज होते हैं चॉइस मेकिंग में. तो चॉइस मेकिंग करना सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है. और एक अच्छे सोसाइटी में, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी जो डेवलपमेंट के रास्ते चलना चाहती है, उसमें लिबर्टी होना बहुत ज़रूरी है. सिटीजन्स को लिबर्टी होना कि वो कैसे चॉइस बना रहे हैं, उस चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसका कंटिन्यूएशन होना. ये नहीं कि मैंने एक चॉइस बनाया, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ़ आई मेड अ चॉइस कि मेरे को गाड़ी सीखनी है, ठीक है, तो मेरे पास ये भी चॉइस होना चाहिए कि अगर मैं गाड़ी नहीं सीखना चाहती तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि इतनी सेफ्टी है वुमेन के लिए कि अगर आप वो चॉइस, दूसरी चॉइस भी आप बना सकते हैं कि मेरा मन है भाई मैं बस से जाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं. ये नहीं कि मेरे लिए वो एक कंपल्शन बन जाए कि इफ़ आई वॉन्ट टू हैव अ मोबिलिटी इन माई लाइफ आई नीड टू नो ड्राइविंग, अदरवाइज आई एम नॉट सेफ आउट देयर इन द पब्लिक. तो सिर्फ चॉइस ही नहीं, चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी चाहिए. कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या कि भाई रोड सेफ्टी चाहिए, अगर मैं रोड पे गाड़ी चला रही हूँ तो रोड अच्छी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटर रिलेटेड है लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए. और लिबर्टी एक्सरसाइज करने के लिए और करने के प्रोसेस में जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव बनती है. तो हर एक सोसाइटी को एम करना चाहिए कि उसमें लिबर्टी को जुडिशियसली एक्सरसाइज किया जाए बाय एवरी सिटीजन. That's all for today's lecture. Thank you for watching the video. Next lecture will be about equality. So thank you.